हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर। वो है मुद्रास्फीति, जिन्हें हम इन्फ्लेशन कहते हैं। आज हम इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे कि इन्फ्लेशन क्या होता है, इसका इकोनॉमिक्स पर, अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव होता है। पूरा विस्तार से हम इसके बारे में जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे वीडियो में बने रहिए। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहले हम इस मुद्रास्फीति के बारे में, इसका जो इंट्रोडक्शन है वो देखते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या कहा जाता है? इंट्रोडक्शन में हम इसका नाम देखते हैं मुद्रास्फीति, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। हिंदी में मुद्रास्फीति, इंग्लिश में इन्फ्लेशन। यह क्या होता है? एक ऐसी आर्थिक स्थिति होती है जिसमें सामान और सेवाओं, गुड्स एंड सर्विसेज, इनकी जो कीमतें होती है, प्राइसेस होती है, उनमें लगातार वृद्धि होती रहती है। ठीक, क्या होता है कि जितने भी गुड्स हो गए और सर्विसेज है, इनके जो प्राइसेस होते हैं उनमें लगातार वृद्धि होती रहती है। इसका मतलब है कि किसी भी वस्तु या सेवा की कीमत समय के साथ बढ़ती ही जाती है। क्या होता है? समय के साथ बढ़ती जाती है, कम नहीं होता, समय के साथ बढ़ता जाता है। इसे हम ऐसा कह सकते हैं कि समय के साथ परिवर्तित होता है? तो ये कहना थोड़ा उचित नहीं होगा, क्योंकि समय के साथ अगर ये कह दे कि समय के साथ परिवर्तन होता है, तो हो सकता है बढ़ भी रहा हो और कम भी हो रहा हो। परिवर्तन का ये अर्थ निकल सकता है। तो इसका क्या मतलब होगा कि समय के साथ वस्तु और सेवा के कीमतों में वृद्धि होना, ये क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है। और इसका असर हर किसी के जीवन पर पड़ता है। जो सामान्य लोग हैं उनके जीवन पर भी इसका असर पड़ता है। जब मुद्रास्फीति होती है तो हमारे जेब से पैसे की कीमत घटने लगती है। पैसे की जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। इसका मतलब ये है कि हम उसी पैसे से अब सामान पहले के तुलना में कम खरीद सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि 1 क्विंटल आलू की कीमत हम मान लेते हैं कि 10,000 रुपये है। कितना है? 10,000। 1 क्विंटल की कीमत 10,000। ये मान लेते हैं हम कि 2020 में था। फॉर एग्जांपल के लिए 2020 में कितना इसका प्राइस था? तो 1 क्विंटल का 10,000। अब हम देखते हैं कि 2025 में ये बढ़कर हो गया है। मान लीजिए कि 1 क्विंटल का जो प्राइस है वो हो गया है 15,000 2025 में। ठीक, तो अब क्या हो रहा है कि पहले हम 10,000 में 1 क्विंटल ले रहे थे, अब क्या हो रहा है कि 15,000 में 1 क्विंटल ले रहे हैं। तो अंतर कितना हो गया? 5,000 का। मतलब 5,000 की वृद्धि हो चुकी है। वस्तु के जो प्राइस है, वस्तु का जो प्राइस है उस पर 5,000 की वृद्धि हो चुकी है। अब अगर हम 2025 में 10,000 का ये आलू लेने जाए तो हमें 1 क्विंटल नहीं मिलेगा, बल्कि इससे कम मिलेगा। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि पैसे की जो वैल्यू है यहाँ 2025 में ये घट चुकी है। 10,000 में अब हम सामान तो खरीद सकते हैं, लेकिन जितना सामान हम 2020 में खरीद रहे थे उससे कम मिलेगा। तो ये था इसका एक उदाहरण। उम्मीद है कि आपको ये उदाहरण समझ में आया होगा। चलिए, इस लेक्चर में हम मुद्रास्फीति को और विस्तार से समझते हैं, इनके कारणों को भी जानेंगे और उदाहरण के माध्यम से इसे और स्पष्ट करते जाएंगे कि ये क्या होता है। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि मुद्रास्फीति क्या है, व्हाट इज इन्फ्लेशन, तो इसको कैसे लिखना है? पहले इसके बारे में बताना है कि मुद्रास्फीति कब होती है। मुद्रास्फीति तब होती है जब किसी देश के समग्र मूल्य स्तर में वृद्धि होती है। पूरे देश भर में जितना वैल्यू होता है, समग्र मूल्य होता है, उसके स्तर में जो लेवल होता है वो उसमें वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब ये है कि देश में सामान और सेवाओं, वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती है। मुद्रास्फीति से लोगों की खरीद शक्ति घट जाती है। जैसा कि हमने पिछले उदाहरण में देखा कि मुद्रास्फीति से लोगों की क्रय शक्ति जो होती है वो घट जाती है। यानी जितना पैसा पहले एक वस्तु को खरीदने के लिए पर्याप्त था,
अब उसी वस्तु के लिए अधिक पैसे देने की आवश्यकता होती है। इसे ही मुद्रास्फीति कहते हैं। तो एग्जाम में आप ये लिख सकते हैं, मुद्रास्फीति तब होती है जब किसी देश के समग्र मूल्य स्तर में वृद्धि हो जाती है और मुद्रास्फीति से लोगों की खरीद शक्ति घट जाती है। यानी जितना पैसा पहले देना पड़ता था अब उससे ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा उतने ही वस्तु को लेने के लिए। अगला है, मान लीजिए इसको उदाहरण देकर आपको समझा देते हैं एक बार। मान लीजिए कि एक साल पहले 1 किलो चीनी शुगर की कीमत कितनी थी? 40 रुपये थी। एक साल पहले, आज अभी मान लेते हैं कि अभी 2025 चल रहा है, तो एक साल पहले 2024 में चीनी की 1 किलोग्राम की कीमत 40 रुपये थी। अब वही चीनी 50 रुपये में मिल रही है, मतलब मूल्य में वृद्धि हो गई है। तो इसका मतलब क्या है कि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई है और यह एक मुद्रास्फीति का उदाहरण है। अब अगर हम 40 रुपये लेकर चीनी लेने जाएं तो चीनी तो हमें मिलेगा लेकिन 1 किलो से कम मिलेगा। ठीक, तो ये इसका उदाहरण है, तो इसे आप एग्जाम में लिख सकते हैं। अगला है मुद्रास्फीति के प्रकार, टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। कितने प्रकार होते हैं इसके, इस पर हम बात करेंगे। तो पहला है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, हिंदी में मांग संचालित मुद्रास्फीति। यह क्या होता है? यह तब होती है जब किसी वस्तु या सेवा की मांग आपूर्ति से अधिक है। मतलब मान लीजिए कि हमारे पास कोई वस्तु है, यदि किसी विशेष सीजन में किसी शहर में पर्यटकों की संख्या बढ़ जाती है, कोई स्पेशल टाइम जिसमें पर्यटकों की जो संख्या बढ़ जाती है, तो होटल और अन्य सेवाओं की मांग भी बढ़ जाती है। जिस प्रकार कस्टमर्स बढ़ रहे हैं उसी प्रकार उनके जो मांग है, डिमांड है, वो भी बढ़ रहा है, जिससे उनकी कीमतें बढ़ सकती हैं। भाई अगर वस्तुएं कम मात्रा में उपलब्ध है और उनकी मांग जो है डिमांड ज़्यादा हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि उसका जो प्राइस है उसे बढ़ाया जाएगा। ठीक, इसी को कहते हैं मांग संचालित मुद्रास्फीति। यह तब होती है जब किसी वस्तु या सेवा की मांग आपूर्ति से अधिक हो, जितना आपूर्ति किया जा रहा है उससे अधिक मांग हो। ठीक, जब बाजार में मांग अधिक होती है और आपूर्ति उसी अनुपात में नहीं बढ़ती तो कीमतों में वृद्धि हो जाती है। अगला है लागत संचालित मुद्रास्फीति। इससे पहले देखा हमने मांग संचालित मुद्रास्फीति, अब देख रहे हैं लागत संचालित मुद्रास्फीति। इंग्लिश में इसे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। यह कब होता है? जब उत्पादन की लागत बढ़ जाती है। उत्पादन की लागत बढ़ जाती है, कॉस्ट बढ़ जाती है, जैसे कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि होना, मजदूरी में वृद्धि हो जाना या ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि। अब यह वृद्धि किसी प्रकार भी हो सकती है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी चीज़ का प्रोडक्शन करता है, मान लीजिए कि ब्लैक जो फ्लाई एश ब्रिक्स होता है उसकी प्रोडक्शन करता है। अब उसके कच्चे माल की कीमत जो है वो बढ़ गई, या फिर उनके जो लेबर्स हैं उन्होंने अधिक सैलरी की डिमांड कर दी, या कुछ और जैसे ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि, जैसे बिजली की सप्लाई के लिए ज़्यादा बिल आने लगा। तो इस प्रकार जब ये चीज़ें होती है तो क्या होता है कि इन लागतों का असर उत्पादन पर पड़ता है और कंपनी अपने जो प्रोडक्ट होती है उनका दाम बढ़ा देती है। भाई अब उन्हें मुनाफा भी तो कमाना है। जब लागत बढ़ रही है तो उन्हें उसी अनुपात में उसका प्राइस भी इंक्रीज करना होता है। तो ये होता है लागत संचालित मुद्रास्फीति। इसे एक और उदाहरण से हम समझ सकते हैं। यदि तेल की कीमतों में वृद्धि हो गई तो ट्रांसपोर्टेशन की लागत भी बढ़ेगी, है ना। ट्रांसपोर्टेशन की लागत भी बढ़ेगी और यह अंततः विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि का कारण बनेगी। और लास्ट में यह किसके पास जाएगी? तो लास्ट में जाएगी अंतिम उपभोक्ता के पास, अर्थात आम जनता के पास। ठीक, तो आम जनता को जो चीज़ें पहले कम लागत पर मिल रही थी, जिनके लिए कम पैसे देने पड़ रहे थे, उसके लिए अब अधिक पैसे देने पड़ेंगे। तो ये तो देखा हमने 2 प्रकार मुद्रास्फीति का। अब देखते हैं तीसरा, स्ट्रक्चरल
इन्फ्लेशन, संरचनात्मक मुद्रास्फीति। ये क्या होता है? जब किसी अर्थव्यवस्था में कुछ संरचनात्मक बदलाव होते हैं, उसकी संरचना में कुछ बदलाव होते हैं, जैसे कि किसी विशेष उद्योग में उत्पादन क्षमता में कमी हो जाना या किसी विशेष क्षेत्र में कार्यबल की कमी हो जाना, मतलब जो लेबर लगे हैं उनकी कमी हो जाना, इससे कीमतों में वृद्धि हो सकती है। इसे एक उदाहरण से समझेंगे। मान लीजिए किसी देश में कृषि क्षेत्र में खराब मौसम के कारण फसल की उपज जो है वो कम हो गई, फसल जो है बर्बाद हो गई खराब मौसम के कारण। तो खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि यहाँ वो वाला कॉन्सेप्ट लगेगा डिमांड और सप्लाई का। सप्लाई कम तो डिमांड बढ़ गया है और सप्लाई कम है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लग जाता है। आगे बात करते हैं मुद्रास्फीति की उच्च दर, जिसे हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। यह एक बहुत ही गंभीर प्रकार की मुद्रास्फीति होती है, जब कीमतें तेजी से और असामान्य रूप से बढ़ती है तो इसे हम मुद्रास्फीति की उच्च दर कहते हैं। यह स्थिति बहुत ही दुर्लभ होती है, मतलब बहुत ही कम देखने को ही मिलता है, लेकिन अगर दिखता है तो बहुत ही भयंकर दिखता है और आमतौर पर युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता या अत्यधिक मुद्रा प्रिंटिंग के कारण उत्पन्न होती है। ठीक, तो आपके दिमाग में कभी तो यह प्रश्न आया होगा कि हम ज़्यादा पैसे छाप कर गरीबी दूर क्यों नहीं कर लेते। तो अगर हम यही कर दें, ज़्यादा नोट छाप ले, सरकार ज़्यादा नोट छाप दे, तो कौन सी स्थिति आ जाएगी? हाइपर इन्फ्लेशन की। ठीक, और ये इन्फ्लेशन और कब कब होती है? युद्ध के समय या राजनीतिक अस्थिरता, जैसे सरकार का गिर जाना, इस प्रकार की स्थिति में। इसका एक उदाहरण से समझते हैं हम। 2008 में जिम्बाब्वे में हुई मुद्रास्फीति की स्थिति का एक उदाहरण है, जहां कीमतें इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि लोग सामान्य सामान खरीदने के लिए भी बोरियों में पैसे लेकर जाते थे। अब बताइए, कोई सामान्य सामान खरीदने के लिए मान लीजिए कि आपको आटा खरीदने जाना है। अब उस 5 किलो आटा खरीदने के लिए आपको बोरी भरकर पैसे ले जाने पड़े, तो यह तो दुर्लभ ही स्थिति हुई और बहुत ही गंभीर स्थिति है। ठीक, तो ये होता है मुद्रास्फीति की उच्च दर। तो चलिए अब आगे बात करते हैं इन्फ्लेशन के रीजन क्या होते हैं। कॉजेज ऑफ रीजन्स, व्हाट आर द रीजन्स और कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशंस। तो पहला है इसमें मांग में वृद्धि, इंक्रीज इन डिमांड। ये पहला इसका कारण है। जब किसी वस्तु या सेवा की मांग अचानक बढ़ जाती है, अचानक से उसके जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, वो बढ़ जाते हैं और आपूर्ति जो है वो उसी अनुपात में नहीं हो पाता, उसकी आपूर्ति को कंपनीज पूरा नहीं कर पाती, तो कीमतें बढ़ जाती हैं। ठीक, मांग में वृद्धि से जैसे सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई और डिमांड में कौन ज़्यादा है? तो डिमांड ज़्यादा है। अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो मांग में वृद्धि होगी और इससे मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए किसी त्योहारी सीजन में आपने देखा होगा, जैसे त्यौहार के सीजन आते हैं तो उपभोक्ताओं की खरीदारी अचानक से बढ़ जाती है, जिससे कीमतों में भी वृद्धि हो सकती है। इसका अगला कारण है आपूर्ति में कमी, सप्लाई जो है वो कम हो जाना। ठीक, सप्लाई और डिमांड का ही खेल है यहाँ पर। पहले क्या हुआ कि डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी। ठीक, अब यही स्थिति इससे पहले हमने जो देखा उसमें भी यही स्थिति थी, यहाँ भी यही स्थिति लगभग दिख रही है। क्या हो रहा है कि जब किसी वस्तु या सेवा की आपूर्ति कम हो जाती है, सप्लाई कम हो जाता है, तो उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। यह प्राकृतिक आपदाओं, उत्पादन में कमी या आयात पर निर्भरता के कारण हो सकता है। जैसे हम किसी वस्तु को किसी अन्य देश से मंगाते हैं, ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं? आयात कहते हैं। तो अगर मान लीजिए उसे आने में कुछ विलम्ब हो गया या फिर वो वस्तु जो हमें समय पर नहीं मिला या वो वस्तु हमें वहाँ से नहीं मिल रहा है, उन्होंने हमें देने से मना कर दिया, तो क्या होगा? आपूर्ति में कमी होगी। ठीक, इसी प्रकार अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, जैसे
भूकंप, बाढ़ या फसलों का बर्बाद होना, तो इस प्रकार आपूर्ति में कमी इसमें भी हो सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने दिया है आपको, यदि किसी देश में सूखा पड़ता है और गेहूं की फसल खराब हो जाती है तो गेहूं की कीमत ऑब्वियसली बढ़ेगी, क्योंकि आपूर्ति क्या हो गई, कम हो गई। अगला कारण है मूल्य वृद्धि के कारण। अब ये क्या है, इंक्रीजेज इन प्रोडक्ट्स कॉस्ट। ये क्या होता है, जब उत्पादन की कीमत, उत्पादन की जो लागत होती है वो बढ़ जाती है, ठीक, तो कंपनियां अपनी कीमतों में भी वृद्धि करती हैं। उत्पादन की लागत में वृद्धि का कारण क्या होता है, कच्चे मालों की कच्चे माल, श्रमिकों की मजदूरी या ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि हो जाना, ये इनके कारण है। इसे भी उदाहरण से देखते हैं हम। यदि पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है तो ट्रांसपोर्टेशन की लागत बढ़ जाती है और अंततः अन्य वस्तुओं की कीमतों में भी वृद्धि हो जाती है, क्योंकि ये जो इंक्रीज़ हुआ है कॉस्ट, प्रोडक्शन करने में जो कॉस्ट इंक्रीज़ हुआ है उसे कंपनी कहाँ से वसूलेगी, तो वो कंपनी वसूलती है आम जनता से, जो इन वस्तुओं का अंतिम कस्टमर होता है, जो लास्ट कंज्यूमर होता है उनसे ही ये जुड़ा होता है। इसलिए वस्तुओं की कीमत बढ़ती है तो इसका सीधा असर जनता पर पड़ता है। अगला है मुद्रास्फीति में वृद्धि। यदि सरकार या केंद्रीय बैंक अधिक पैसा छापता है, सरकार या केंद्रीय बैंक जो है आरबीआई अधिक पैसा छाप देता है तो बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ सकती है, बढ़ जाएगी, इससे मुद्रास्फीति का खतरा बढ़ जाएगा। तो ये भी एक कारण है कि ज़्यादा नोट प्रिंट करके गरीबी नहीं मिटाई जा सकती, क्योंकि ये खतरा हो जाता है। जब अधिक पैसे का प्रवाह होता है तो उसकी वास्तविक मूल्य कम हो जाती है, पैसे की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है और चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं। मतलब उदाहरण से इसे देखेंगे तब हमें अच्छा समझ आएगा। यदि केंद्रीय बैंक अपनी मुद्रा की आपूर्ति बढ़ा देता है तो इसका असर आम लोगों के खर्चों पर पड़ सकता है, क्योंकि उनकी खरीदारी की शक्ति कम हो जाती है और कीमतें बढ़ जाती हैं, ठीक। अब हम देखेंगे इस मुद्रास्फीति का प्रभाव क्या होता है, किस पर प्रभाव पड़ता है, इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। तो इसका पहला प्रभाव पड़ता है खरीदारी की शक्ति में कमी, रिड्यूस्ड परचेसिंग पावर। हमारी जो परचेसिंग पावर होता है उसमें कमी होती है। ये क्या होता है, कैसे होता है, जब मुद्रास्फीति होती है तो पैसों की असल कीमत जो है वो घट जाती है, पैसों का जो मूल्य है वो कम होता है। इसका मतलब है कि अब आप पहले जितना सामान नहीं खरीद सकते, पहले आप जितना सामान खरीद पाते थे उतना सामान अब आप नहीं खरीद सकते। आपकी जो आय है वह अब उतनी प्रभावी नहीं रहती। एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। यदि एक साल पहले 1000 में आपने 10 किलो आलू खरीदी थी, ठीक, अब वही आलू 1200 रुपये में मिल रही है। आलू 10 किलो ही है लेकिन अब मिल रही है 1200 में, ठीक। आपके पैसे की असल शक्ति तो यहाँ घट गई। तो यही इसका उदाहरण है, खरीदारी की शक्ति में कमी होना। सामान उतना ही मिलेगा हमें लेकिन उसके लिए अधिक पैसे देने पड़ेंगे, ठीक। तो इसे हमारी जो खरीदारी की शक्ति वो है कम हो रही है, क्योंकि पहले हमारा बजट जो था 1000 का था जिसे हम 10 किलो आलू खरीद सकते थे, लेकिन अब जो बजट बन रहा है उसमें हम 1200 रुपये में आलू नहीं खरीद पाएंगे, तो हमारी क्रय शक्ति कम हो गई। दूसरा कारण प्रभाव है इसका ब्याज दरों में वृद्धि, इंक्रीजेज इन इंटरेस्ट रेट। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में वृद्धि कर सकता है। इससे लोन महंगे हो जाते हैं और लोग अधिक उधार लेने में संकोच करते हैं। इसका उदाहरण है, अगर आप एक घर खरीदने के लिए लोन लेते हैं, मान लीजिए कि हमने घर खरीदने के लिए लोन लिया है, तो और उसकी ब्याज की दर जो है वो बहुत अधिक है। उच्च ब्याज दरों के कारण हमारी जो ईएमआई है उसमें वृद्धि हो सकती है, जिससे वित्तीय स्थिति प्रभावित होगी, जिससे हम लोन लेने में संकोच करेंगे, ठीक। अगला है आर्थिक असंतुलन, इकोनॉमिक इम्बैलेंस।
मुद्रास्फीति का असमान प्रभाव होता है। उच्च मुद्रास्फीति का प्रभाव गरीब और मध्यम वर्ग पर सबसे अधिक पड़ता है, क्योंकि उनकी आय में वृद्धि नहीं होती, लेकिन वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। तो इसका सबसे अधिक प्रभाव कहाँ पड़ रहा है? गरीब लोग जो मिडिल क्लास है और लोअर मिडिल क्लास है, उन पर इसका सबसे अधिक असर पड़ता है। उदाहरण के तौर पर यदि खाद्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है तो यह गरीब वर्ग के लिए गंभीर समस्या बन जाती है, क्योंकि उनकी आय सीमित होती है और उन सीमित आय में ही उनको अपना गुजारा करना पड़ता है। और यदि कीमतें बढ़ जाती हैं तो उनके लिए गंभीर स्थिति या समस्या की स्थिति पैदा हो जाती है। अगला है निवेश पर असर। ये क्या होता है? इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? मुद्रास्फीति के कारण लोगों का निवेश पर ध्यान कम हो सकता है। उच्च मुद्रास्फीति निवेशकों के लिए, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए जोखिमपूर्ण हो सकता है, क्योंकि उनके इन्वेस्ट पर वास्तविक रिटर्न कम हो सकता है। जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है उससे उसका रिटर्न उनको कम मिलेगा। तो ये इसका एक इम्पैक्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए, यदि किसी व्यक्ति ने 5% के ब्याज दर पर इन्वेस्ट किया था, लेकिन मुद्रास्फीति 8% हो गई, तो उनका वास्तविक रिटर्न निगेटिव हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने जाना मुद्रास्फीति के बारे में। अब आगे देखते हैं। मुद्रास्फीति एक सामान्य आर्थिक घटना है, वो भी सामान्य, लेकिन अगर इसे नियंत्रण में ना रखा जाए तो यह अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है। यह हमारी जीवन शैली को प्रभावित करता है, जैसा हमने विभिन्न उदाहरणों में देखा। विशेष रूप से हमारी क्रय शक्ति, आय और निवेश निर्णयों को प्रभावित करती है। सरकार और केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कई सारी नीतियाँ बनाते हैं और उनको फॉलो करती हैं। जैसे ब्याज दरों में परिवर्तन करना इसका एक उदाहरण है, जिससे मुद्रा आपूर्ति पर नियंत्रण किया जाता है। समझने की बात यह है कि मुद्रास्फीति एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ठीक, यहाँ हमने क्या कहा कि आर्थिक घटना है, और यहाँ क्या कह रहे हैं कि मुद्रास्फीति एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ठीक, लेकिन इसे नियंत्रित करना अति आवश्यक है। भले प्राकृतिक है, लेकिन हमें इसको नियंत्रण में रखना जरूरी है, अन्यथा यह हमारे लिए गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकती है। तो इसे नियंत्रण करना आवश्यक है ताकि यह अर्थव्यवस्था में विकास में बाधा न बने। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको मुद्रास्फीति के बारे में बताया, उसके क्या नुकसान हैं, क्या कारण है, क्या प्रभाव है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह के एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं, जो आपको किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में आपकी तैयारी को बढ़ाने के लिए बहुत ही यूजफुल चैनल है। तो आपसे हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।